नंद वंश से शंकराचार्य तक भारत की आत्मा की कहानी। आज हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे, आज हम भारत को सुनेंगे। ये कहानी राजाओं की नहीं, ये कहानी केवल युद्धों की नहीं, ये कहानी है मनुष्य की सोच, उसके विवेक और उसकी आत्मा की कहानी। ये यात्रा शुरू होती है नंद वंश से और समाप्त होती है आदि शंकराचार्य पर। नंद वंश जब धन सबसे बड़ी शक्ति था। बहुत पुराने समय की बात है। भारत में मगध नाम का एक शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य का राजा था महापद्मनंद। कहा जाता है कि उसके खजाने में इतना अधिक सोना था कि उसे गिनते गिनते दिन बीत जाएं। लेकिन इस अपार धन की एक कीमत थी। राज्य में कर बहुत अधिक थे, जनता परेशान थी और राजा तथा प्रजा के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ चुकी थी। लोग डरते थे, सम्मान नहीं करते थे। यहीं से भारत के मन में एक प्रश्न जन्म लेता है, क्या केवल धन और शक्ति से ही राज्य चलाया जा सकता है? और इसी प्रश्न के साथ एक नए युग का जन्म होता है, मौर्य साम्राज्य। जब भारत एक राष्ट्र बना, इसी समय एक युवा आगे आता है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके साथ खड़ा होता है एक असाधारण बुद्धि वाला व्यक्ति, आचार्य चाणक्य। केवल गुरु नहीं थे, वह एक दूरदर्शी योजनाकार थे। उनका विश्वास था राज्य भावनाओं से नहीं, नीति और व्यवस्था से चलता है। मौर्य काल में राज्य की स्पष्ट व्यवस्था बनी, कर प्रणाली तय हुई, सैनिक संगठन मजबूत हुआ। भारत ने पहली बार खुद को एक संगठित राष्ट्र के रूप में देखा। इसके बाद आते हैं सम्राट अशोक। अशोक एक महान योद्धा थे, लेकिन कलिंग युद्ध ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। चारों ओर लाशें थीं, रोते हुए लोग थे और एक राजा था जो अपने ही कर्मों से डर गया था। अशोक ने कहा, यह विजय नहीं है। उस दिन अशोक ने तलवार छोड़ दी और धर्म को अपनाया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और न्याय का मार्ग चुना। यहीं से भारत दुनिया को एक नया संदेश देता है, शक्ति से बड़ा है मानवता। फिर आता है शुंग काल। परंपरा की दोबारा से वापसी होती है। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत थोड़ा बिखरने लगा, राजनीतिक एकता कमजोर हुई। इसी समय सत्ता में आए पुष्यमित्र शुंग। इस काल में वैदिक परंपराएं फिर से मजबूत हुई, यज्ञ हुए, संस्कृति को नया जीवन मिला। लेकिन एक साथ ही बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। भारत एक दुविधा में था, नया अपनाएं या पुराने को बचाएं। फिर आता है कुषाण काल, जब भारत दुनिया से जुड़ा। इसके बाद इतिहास में एक नया मोड़ आता है। उत्तर दिशा से कनिष्क का आगमन होता है। कनिष्क के समय भारत रेशम मार्ग से जुड़ जाता है। रोम, यूनान और चीन भारत के संपर्क में आते हैं। यहीं से बुद्ध की मूर्तियां बनने लगती हैं, गांधार कला जन्म लेती है और महायान बौद्ध धर्म फैलता है। भारत अब केवल भूमि नहीं रहा, यह विचारों का केंद्र बन गया। गुप्त युग, ज्ञान का स्वर्ण युग कहते हैं इसको। इसके बाद आते हैं गुप्त काल में। यह वह समय था जब भारत ने युद्ध से अधिक ज्ञान को महत्व दिया। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान को नई दिशा दी। नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। अपने साहित्य, कला और विज्ञान अपने शिखर पर थे। इसलिए इस काल को कहा गया है भारत का स्वर्ण युग। यह युग सिखाता है शांति के बिना ज्ञान नहीं पनपता। हर्षवर्धन, उदार शासन था इनका। गुप्त काल के बाद आते हैं हर्षवर्धन। वे न तो केवल हिंदू थे, ना ही केवल बौद्ध, वे मानवता के पक्षधर थे। दान, शिक्षा और संवाद उनके शासन की पहचान थी। चीनी यात्री हैंगसांग लिखते हैं, भारत वह देश है जहां तर्क तलवार से अधिक शक्तिशाली है। आदि शंकराचार्य आत्मा की आवाज। अब भारत आंतरिक रूप से कमजोर होने लगा था। धर्म में भ्रम था, अंधविश्वास बढ़ रहा था।
इसी समय केरल से एक बालक निकलता है, आदि शंकराचार्य। बहुत कम उम्र में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। उनका संदेश सरल था, सत्य बाहर नहीं भीतर है। उन्होंने अद्वैत वेदांत का दर्शन दिया और 4 मठों की स्थापना की, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पूरा भारत एक विचार में बन गया। नंद वंश से आदि शंकराचार्य तक भारत ने यह सीखा, धन शक्ति देता है लेकिन नीति दिशा देती है। धर्म जरूरी है लेकिन करुणा के बिना अधूरा है। और ज्ञान वही है जो अनुभव से जन्म ले। यह केवल इतिहास नहीं है,